प्रिय छात्र छात्राओं, स्नेह भरा नमस्कार। आप सभी 12वीं BSEB और CBSE के परीक्षार्थियों का आज के चैप्टर 1 के टॉपिक वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के पार्ट 2 क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज पार्ट 2 के अंतर्गत कुछ नए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तरों में से सही वैकल्पिक उत्तरों को जानने की कोशिश करेंगे ताकि पाठ और उससे संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर की जानकारी आप सभी को हो सके। तो शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर 1 के पाठ का पार्ट 2 इस पाठ का पहला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, एक ऐसा सूचकांक यानी इंडेक्स जो तैथिक या कालानुक्रमिक आयु अर्थात क्रोनोलॉजिकल एज तथा मानसिक आयु अर्थात मेंटल एज का अनुपात दिखलाता है, इनमें क्या कहलाएगा? इस प्रश्न का वैकल्पिक उत्तर ए है मानसिक आयु यानी मेंटल एज, बी बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, सी बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंसी क्वोशिएंट और डी मानसिक लब्धि यानी MQ या मेंटल क्वोशिएंट। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी बुद्धि लब्धि या IQ। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, कैटल द्वारा प्रतिपादित एक ऐसा बुद्धि जिसमें जटिल संबंधों को पहचानने की क्षमता, अमूर्त ढंग से सोचने की क्षमता तथा समस्या समाधान करने की क्षमता आदि पाई जाती है, इनमें कौन इस बुद्धि से संबंधित है? यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, कैटल के द्वारा प्रतिपादित एक ऐसा बुद्धि जिसमें जटिल संबंधों को पहचानने की क्षमता, अमूर्त ढंग से सोचने की क्षमता तथा समस्या समाधान करने की क्षमता आदि पाई जाती है, इनमें कौन इस बुद्धि से संबंधित है? इस प्रश्न का वैकल्पिक उत्तर ए साहचर्य, बी मुक्त साहचर्य, सी तरल बुद्धि, डी ठोस बुद्धि। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी यानी तरल बुद्धि। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं एवं परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन स्टेनबर्ग के बुद्धि प्रकारों में सम्मिलित नहीं है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं, इनमें कौन स्टेनबर्ग के बुद्धि प्रकारों में सम्मिलित नहीं है? वैकल्पिक उत्तर ए संदर्भात्मक बुद्धि या कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस, बी घटकीय बुद्धि कंपोटेंशियल इंटेलिजेंस, सी अस्तित्ववादी बुद्धि एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस और डी आनुभविक बुद्धि एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि स्टेनबर्ग के बुद्धि प्रकारों में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। स्टेनबर्ग के अनुसार इनमें कौन सृजनात्मक बुद्धि के नाम से जाना जाता है? छात्र छात्राएं ध्यान दें, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं, स्टेनबर्ग के अनुसार इनमें कौन सृजनात्मक बुद्धि के नाम से
जाना जाता है? इसका वैकल्पिक उत्तर ए घटकीय बुद्धि, बी आनुभविक बुद्धि, सी संदर्भात्मक बुद्धि और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी आनुभविक बुद्धि, यानी कैटेल स्टेनबर्ग के बुद्धि प्रकारों में आनुभविक बुद्धि जो होता है उसे ही हम सृजनात्मक बुद्धि के नाम से जानते हैं। छात्र छात्राएं ध्यान दें, स्टेनबर्ग के बुद्धि प्रकारों में संदर्भात्मक बुद्धि या कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस जो होता है उसको हम व्यवहारिक बुद्धि या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं, जबकि जो घटकीय बुद्धि होता है उसको हम विश्लेषणात्मक बुद्धि या एनालिटिकल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं, जबकि आनुभविक बुद्धि को ही हम सृजनात्मक बुद्धि के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे? वैकल्पिक उत्तर ए बीने, बी स्पीयरमैन, सी थॉर्नडाइक और डी गिलफोर्ड। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए बीने। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, बुद्धि के पदानुक्रमिक मॉडल यानी हाइरार्किकल मॉडल का प्रतिपादक कौन है? इसका वैकल्पिक उत्तर ए स्पीयरमैन, बी थर्स्टन, सी आर्थर जेनसन और डी अल्फ्रेड बीने। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी आर्थर जेनसन, यानी आर्थर जेनसन ने ही बुद्धि के पदानुक्रमिक मॉडल को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में होवार्ड गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बतलाए हैं? इस प्रश्न का वैकल्पिक उत्तर ए 2, बी 5, सी 9 और डी 11। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी 9, यानी गार्डनर ने बुद्धि के 9 प्रकार बतलाए हैं, जिनमें भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीतमय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, अंतर्वैतिक बुद्धि, अंतरावैतिक बुद्धि, स्वाभाविकता बुद्धि तथा अस्तित्ववादी बुद्धि आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, स्टेनबर्ग के अनुसार इनमें कौन घटकीय बुद्धि का घटक है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। स्टेनबर्ग के अनुसार इनमें कौन घटकीय बुद्धि का घटक है? ए संग्रहण घटक यानी नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, बी अभिघटक यानी मेटा कंपोनेंट, सी निष्पादन घटक परफॉर्मेंस कंपोनेंट और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी, यानी इनमें सभी। जो संग्रहण घटक या नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट होता है, इससे कोई व्यक्ति ज्ञान अर्जन करता है, जबकि अभिघटक या मेटा कंपोनेंट जो होता है, इससे व्यक्ति योजना बनाने का काम करता है, और निष्पादन घटक या परफॉर्मेंस कंपोनेंट जो होता है वो इस बात का निर्धारण करता है कि कोई व्यक्ति क्या करेगा। छात्र छात्राएं ध्यान देंगे, अगला प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस प्रकार है, अल्प मानसिक दुर्बलता माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन से ग्रसित व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी छात्र छात्राओं के लिए कि
अल्प मानसिक दुर्बलता माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन से ग्रसित व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? वैकल्पिक उत्तर ए 20 से 30, बी 30 से 40, सी 52 से 67 और डी 79 से 89। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी 52 से 67। यानी जो 52 से 67 IQ वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें हम अल्प मानसिक दुर्बलता से ग्रसित व्यक्ति मानते हैं। अगला प्रश्न, साधारण मानसिक दुर्बलता से पीड़ित बच्चों या व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। साधारण मानसिक दुर्बलता से पीड़ित बच्चों या व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? वैकल्पिक उत्तर ए 20 से कम, बी 30 से कम, सी 35 से 51 और डी 60 से 70। इस प्रश्न का वैकल्पिक उत्तर होगा सी 35 से 51। अगला प्रश्न, गंभीर मानसिक दुर्बलता से पीड़ित व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? वैकल्पिक उत्तर ए 20 से 35, बी 60 से 70, सी 70 से 80 और डी 80 से 89। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए 20 से 35। यानी ऐसे बच्चे जो गंभीर मानसिक दुर्बलता से पीड़ित होते हैं इनकी बुद्धि लब्धि 20 से 35 होती है और इनका मेंटल एज 4 से 7 साल के बच्चों के बराबर होता है। अगला प्रश्न, अति गंभीर मानसिक दुर्बलता से पीड़ित बच्चों या व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। अति गंभीर मानसिक दुर्बलता से पीड़ित व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? वैकल्पिक उत्तर ए 40 से 45, बी 20 से कम, सी 50 से 60 और डी 60 से 70। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी 20 से कम। यानी जो बच्चे अति गंभीर मानसिक दुर्बलता से पीड़ित होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि या IQ 20 से कम होता है और साधारण बोलचाल की भाषा में ऐसे बच्चों को ही जड़ बुद्धि का बालक या बालिका कहा जाता है। ऐसे बच्चों का मेंटल एज 2 से 2.5 वर्ष के बच्चों के मानसिक आयु के समान होती है। अगला प्रश्न, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस प्रकार है, आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है? वैकल्पिक उत्तर ए शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, बी वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, सी सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। यानी आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण जो है ये सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है। अगला प्रश्न, ब्लॉक डिजाइन परीक्षण किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है? वैकल्पिक उत्तर ए शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, बी अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, सी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। छात्राएं ध्यान दें, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत पास एलोंग टेस्ट, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट और ब्लॉक डिजाइन टेस्ट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, सेंगुइन ने सबसे पहला क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण कब बनाया था? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं।
सेंगुइन ने सबसे पहला क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण कब बनाया था? वैकल्पिक उत्तर ए 1800 ईस्वी में, बी 1860 ईस्वी में, सी 1866 ईस्वी में और डी 1900 में। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी 1866 में सेंगुइन ने सबसे पहला क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण बनाया था। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में शामिल नहीं है? वैकल्पिक उत्तर ए अपने संवेगों की सही जानकारी रखना, बी संवेग स्वयं को प्रेरित करना, सी दूसरे के संवेगों को पहचानना, डी दूसरों को मारना या धमकी देना। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी, यानी दूसरों को मारना या धमकी देना संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, व्यक्ति के जीवन की सफलता का कितना प्रतिशत सांवेगिक बुद्धि से निर्धारित होता है? वैकल्पिक उत्तर ए 50%, बी 60%, सी 70% और डी वैकल्पिक उत्तर है 80%। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा 80%, यानी व्यक्ति के जीवन की सफलता का 80% भाग सांवेगिक बुद्धि से निर्धारित और प्रभावित होता है। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, व्यक्ति की बुद्धि लब्धि अर्थात आईक्यू में किस आयु के बाद क्षय होना आरंभ हो जाता है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए छात्र छात्राएं और परीक्षार्थी इस प्रश्न के उत्तर को विशेष रूप से याद रखेंगे। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं, व्यक्ति के बुद्धि लब्धि आईक्यू में किस आयु के बाद क्षय होना आरंभ हो जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए 30 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 50 वर्ष और डी 55 वर्ष। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी 50 वर्ष। और आज के पाठ का अंतिम प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए प्रश्न इस प्रकार है, रेशलर बुद्धि मापनी किस प्रकार की बुद्धि मापनी है? वैकल्पिक उत्तर ए क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, बी शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, सी अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण और डी शाब्दिक एवं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी, यानी शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। रेशलर बुद्धि मापनी शाब्दिक बुद्धि परीक्षण से संबंधित परीक्षण है। अब आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का पाठ आप सभी परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी एवं लाभदायक सिद्ध होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।